हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। देखिए, हमारा संविधान चल रहा था जिसमें 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज संविधान की विशेषताएं देखते हैं। संविधान की विशेषताएं में कुछ मुख्य तथ्य ऐसे देखेंगे जैसे कि सबसे पहले जो संविधान का विचार आया वो पूरी दुनिया में किस देश ने दिया, सबसे पहले विचार। और लिखित संविधान किसका है, छोटा संविधान किसका है। इस तरीके से कुछ मुख्य तथ्य से होकर के फिर विशेषताओं की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्ट करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं में। और इससे पहले एक बात और ध्यान से सुनो। देखो, जो वीडियो आप देखते हो तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे तो फिर दोस्तों को भी शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं संविधान की विशेषताओं में। इसमें सबसे पहले मुख्य तथ्य ये है कि सबसे पहले जो संविधान का विचार आया वो किस देश के द्वारा आया, या संविधान का विचार जो दिया वो किस देश ने दिया। ठीक है, तो जैसा कि आपको ज्ञात है, जो संविधान का जो विचार आया था वो सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया था। विचार जो वो ब्रिटेन ने दिया। सबसे पहले जो संविधान का विचार आया, संविधान का विचार ब्रिटेन ने दिया। और सबसे पहले जो संविधान का निर्माण किया वो भी ब्रिटेन के द्वारा ही किया गया। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो ब्रिटेन है इसका संविधान जो है, संविधान अलिखित है। संविधान अलिखित है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। और इसके साथ साथ जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद होता है, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले किस देश में आया या किस देश से के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री का पद। तो प्रधानमंत्री का पद भी सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया गया था, ब्रिटेन द्वारा ही बनाया गया था। अब सबसे पहले जब ब्रिटेन के द्वारा प्रधानमंत्री का पद बनाया गया तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन का सर्वप्रथम या पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो जो पहला प्रधानमंत्री था उनका नाम था रॉबर्ट वालपॉल। रॉबर्ट वालपॉल करके नाम था, जो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इतनी बात आपको ब्रिटेन से याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है सबसे पहले जो लिखित संविधान बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले जो संविधान बना वो ब्रिटेन का बना, लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा था, अलिखित संविधान था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो लिखित संविधान बना, लिखित संविधान, तो वो बनाया गया यूएसए का, यानी अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान था वो लिखित संविधान था। लेकिन लिखित के साथ साथ अमेरिका का जो संविधान था ये सबसे छोटा संविधान था, सबसे छोटा संविधान। तो आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो संविधान है वो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है। ठीक है, एक बात यहाँ से और याद रखनी है आपको, सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से या किस देश में सबसे पहले बनाया गया। तो राष्ट्रपति का जो पद बनाया गया सबसे पहले वो यूएसए के द्वारा ही बनाया गया। राष्ट्रपति का पद सबसे पहले यूएसए के द्वारा ही बनाया गया। जैसा कि प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया, उसी प्रकार राष्ट्रपति का पद सबसे पहले अमेरिका में बना। और यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति बने वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ के जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो यूएसए के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखना है यहाँ की आपको कि ये जो यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। एक विशेष ध्यान और रखना है आपको कि जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड
जैसे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, उसी प्रकार यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। उसी प्रकार जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। ये और बात याद रखनी है आपको। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है सबसे पहले। अब बात करते हैं कि साहब सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का हो गया, ठीक। तो उसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो जब हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान की बात करते हैं तो नाम आता है हमारे भारत का। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक। लेकिन उससे पहले, क्योंकि भारत का संविधान तो हमें पढ़ना ही है, उससे पहले एक बात और आपको याद रखना है कि जो शासन है या जो सरकार है, तो सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र है, उसी प्रकार सभी देशों में लोकतंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रजातंत्र या लोकतंत्र है, उसी तरीके से 3 सरकारें दुनिया के अंदर चलती हैं, 3 शासन दुनिया के अंदर चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 पर तो चलता है राजतंत्र, नंबर 1 पर राजतंत्र चलता है, ठीक। नंबर 2 पर चलता है तानाशाही, तानाशाही। और नंबर 3 पर आता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ये 3 सरकारें हैं, 3 प्रकार के शासन दुनिया के अंदर चलाए जाते हैं। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, तानाशाही का मतलब क्या होता है, और प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, राजतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज या ऐसा शासन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम राजतंत्र, उसको बोलते हैं हम राजतंत्र, ठीक है। यानी इसमें और कौन होता है? राजा शासन करता है इसमें, ठीक है, राजा शासन करता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है। जिस तरीके से पहले शासन चलते थे राजाओं के, ठीक है, कि राजा बना, उसके बाद उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनता है, उसके बाद उसका पुत्र जो बनता है वो राजा बनता है, उसी तरीके से उसी को बोलते हैं हम राजतंत्र, ठीक है। जो तंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो तो उस तंत्र को ही क्या बोलते हैं? हम राजतंत्र बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर आता है तानाशाही। तो तानाशाही क्या होता है? इसमें जो है एक व्यक्ति ही शासन करता है, एक व्यक्ति ही शासन करता है, ठीक है। यानी वो अपने जोर दबाव के कारण एक ही व्यक्ति शासन करता है, ठीक है। 50 साल तक कर ले, 60 साल तक कर ले, मतलब जब तक कोई उसके टक्कर पर कोई व्यक्ति ना आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम तानाशाही, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि क्यूबा में फिदेल कास्त्रो, ये जो है ये क्यूबा का राजशाह तानाशाह है फिदेल कास्त्रो। ये लगभग 45 से 50 साल इसको होने वाले हैं। 45 से 50 साल से फिदेल कास्त्रो जो है वो क्यूबा पर ही हुकूमत चला रहा है। तो उस तरीके के शासन को हम तानाशाही बोलते हैं। अब आता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र किसको बोलते हैं? तो देखो, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रजातंत्र हमारे भारत में भी चलता है, लोकतंत्र चलता है, ठीक है। डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी में आता है कि जनता द्वारा, इसको मैं बोल देता हूँ, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यही क्या कहलाता है? यही डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है।
और ये जो जनता का शासन होता है, तो ये शब्द किसके हैं, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जो शब्द डेमोक्रेसी के लिए यूज हुआ है वो किस व्यक्ति के शब्द हैं। तो आप जानते होंगे उन व्यक्ति को, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे, उनके द्वारा जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये डिफाइन किया गया था प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए। ठीक है, अब ये अब्राहम लिंकन कौन थे, तो अब्राहम लिंकन से आप सब परिचित होंगे ही। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे, 16वें प्रेसिडेंट थे, या हम कह सकते हैं कि यूएसए के दास वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर सीरियल से देखते हैं तो 16वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन, लेकिन दास वर्ग के, क्योंकि ये दास वर्ग में आते थे, तो दास वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ही थे। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन से भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इन्होंने जो है दास प्रथा का भी अंत किया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ही दास प्रथा का अंत किया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, प्रजातंत्र, तानाशाही और राजतंत्र ये शासन होते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, जो हमें ज़्यादा जो ध्यान देना है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र पर देना है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो प्रणाली, शासन प्रणाली चली आ रही है वह प्रजातंत्र या लोकतंत्र ही है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार हमारा शासन 3 भागों में डिवाइड था, उसी तरीके से जो लोकतंत्र है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र को भी 3 भागों में डिवाइड, लोकतंत्र, अब ये जो लोकतंत्र पढ़ेंगे, अब देखते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र के प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं कि लोकतंत्र भी जो होता है वो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है। तो प्रजातंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र और एक संसदीय प्रजातंत्र। ठीक, अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र और संसदीय प्रजातंत्र। अब देखते हैं, देखो अध्यक्षात्मक क्या होता है और संसदीय प्रजातंत्र क्या होता है। देखो अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र में क्या होता है, सबसे पहले तो सवाल ये पूछा जाता है कि अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, यह सबसे पहले यूएसए में शुरू हुआ। ध्यान रखना है आपको, यूएसए में सबसे पहले शुरू हुआ। यहाँ पर सबसे ऊंची पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास सबसे ऊंची पावर यहाँ पर होती है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, सबसे ऊंची पावर राष्ट्रपति के पास होती है। और सबसे पहले यूएसए में ये शुरू किया गया था, उसके बाद अन्य देशों ने भी इसको अपनाया। ठीक, उसी तरीके से देखते हैं हम संसदीय प्रजातंत्र में। संसदीय प्रजातंत्र क्या है, तो देखो संसदीय प्रजातंत्र जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो शुरू हुआ वो इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें जो जिसको हम बोलते हैं ना सदन या संसद, तो इसमें क्या होता, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा भी शामिल होती है और लोकसभा भी शामिल होती है। ठीक, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, इन सब को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, संसद बोल देते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं, तो उसको हम संसदीय प्रजातंत्र बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को जब आपस में मिला लिया जाता है तो वो संसद बनती है। ठीक है, और इसमें एक विशेष ध्यान रखना, यदि हम राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा में, यदि हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो यदि हम इसमें महारानी को और ऐड कर देते हैं तो फिर ये संसद नहीं रहती, फिर ये क्या बन जाती है, ब्रिटिश क्राउन के नाम से हम इसको जानते हैं, क्राउन। ठीक है, तो ये क्राउन हो जाती है, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा के साथ यदि महारानी को भी ऐड कर लिया जाए वहां की, तो उसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में संविधान के अनुसार, ध्यान रखना, संविधान, ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है कि एक तो ये पूछा जाता है कि भारत में संविधान के अनुसार सबसे उच्च पद किस व्यक्ति का होता है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना कि संविधान के अनुसार जो सबसे उच्च पद दिया गया है वो राष्ट्रपति का दिया गया है, सबसे उच्च पद राष्ट्रपति का पद है। लेकिन वहीं पर बात करते हैं वैधानिक रूप से, कि वैधानिक रूप से सबसे उच्च पद किसका है, तो वैधानिक रूप से सबसे उच्च पद प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि जो राष्ट्रपति कार्य भी करते हैं, जो भी कुछ काम करेंगे तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। प्रजातंत्र के प्रकार से दो प्रकार होते हैं प्रजातंत्र के, अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र और संसदीय प्रजातंत्र। ठीक, अब इसी में ये तो प्रकार हो गए लोकतंत्र के या प्रजातंत्र के, उसी तरीके से इसकी प्रकृति और होती है कि भाई ये तो प्रकार हो गए कि अब प्रकृति कैसी है उसका। ठीक है, उसकी प्रकृति देखते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र की प्रकृति कैसी है। तो देखिए देखते हैं प्रजातंत्र की प्रकृति। तो प्रजातंत्र की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रजातंत्र 3 प्रकार की प्रकृति रखता है। अब ये 3 प्रकार की प्रकृति जो होती है किस किस तरीके की होती हैं और इसमें क्या क्या विशेष होता है। तो देखो सबसे पहले एक होती है एकात्मक सरकार। ठीक है, प्रजातंत्र में यह एकात्मक प्रजातंत्र सरकार। ठीक, उसी तरीके से एक होती है संघात्मक सरकार और एक होती है अर्धसंघात्मक सरकार। ठीक है, अब देखो इसमें जो है एकात्मक सरकार में क्या होता है, क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो इसमें सत्ता का तो केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता का विभाजन यहाँ पर नहीं होता। दूसरी बात, शक्तियों का बंटवारा भी नहीं होता, क्योंकि जब सत्ता का ही केंद्रीकरण है तो शक्तियों का यानी कि पावर का बंटवारा भी नहीं होगा और कार्यों का बंटवारा भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो मेन होता है। ठीक है, मतलब केंद्रीकरण भी नहीं होता, शक्तियों का बंटवारा भी नहीं होता और कार्यों का बंटवारा भी नहीं होता। तो सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रजातंत्र या किस प्रकार की सरकार में केंद्रीकरण किया जाता है या शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा एकात्मक सरकार। ठीक है, उसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले एकात्मक सरकार को स्टार्ट करने वाला या लागू करने वाला कौन सा देश था। तो सबसे पहले एकात्मक सरकार को जिसने शुरू किया था तो वो इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो पहला देश था एकात्मक सरकार को चलाने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो है सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर एक ही सरकार का शासन होता है। जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो वहां पर यानी जिन जिन देशों में एकात्मक सरकार प्रचलित है वहां पर सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वहां एक ही सरकार का शासन चलता है। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं संघात्मक सरकार क्या होती है। ये एकात्मक है, इसके नाम से ही जैसा आपको प्रतीत हो रहा है एकात्मक, यानी कि एक ही व्यक्ति का शासन या एक ही सरकार का शासन, तो उसको बोलते हैं हम एकात्मक सरकार। ठीक, अब है संघात्मक सरकार। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो संघात्मक सरकार में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि सत्ता का भी बंटवारा होता है। ठीक, शक्तियों का भी विभाजन होता है, क्योंकि जब सत्ता का ही बंटवारा है तो वहां शक्तियों का भी विभाजन होगा, कार्यों का भी बंटवारा होगा। ठीक है, दूसरी बात है संघात्मक सरकार को सबसे पहले लागू करने वाला या संघात्मक सरकार सबसे पहले किस देश में बनी। तो संघात्मक सरकार सबसे पहले अमेरिका यूएसए में बनी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट तो होती है, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर होती है, और साथ साथ दोनों में बराबर पावर होती है, बराबर शक्तियाँ रखती है। ठीक है, जितनी शक्तियाँ जितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट की होगी उतनी ही पावर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, हमारे जैसा नहीं है, यानी कि जैसा भारत में है, तो भारत में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ कम पावर होती है। तो यहाँ पर इस सेंट्रल व स्टेट के पास बराबर शक्ति होती है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, दोनों में बराबर पावर होती है। ठीक है, फिर आता अर्धसंघात्मक सरकार, जो कि हमारे भारत भी अर्धसंघात्मक सरकार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है, शक्तियों का विभाजन भी है और कार्यों का भी विभाजन है। ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी। सवाल बनता है
कि सबसे पहले अर्धसंघात्मक सरकार कहाँ पर बनी, तो अर्धसंघात्मक सरकार सबसे पहले कनाडा में बनी। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ पर बनी। तीनों सरकार के आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अर्धसंघात्मक कनाडा में बनी। और जैसा कि आपको जानते हैं कि अर्धसंघात्मक सरकार में भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन यहाँ पर संघात्मक सरकार के जैसे सेंट्रल व स्टेट के पास बराबर पावर नहीं होती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से ज्यादा पावर होती है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकात्मक सरकार सबसे पहले कहां पर बनी, तो आप बोलोगे इंग्लैंड में बनी। ठीक, संघात्मक सरकार सबसे पहले कहां पर बनी, तो आप बोलोगे यूएसए में बनी। और अर्धसंघात्मक सरकार सबसे पहले कहां पर बनी, तो कनाडा में बनी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है लोकतंत्र की प्रकृति से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि प्रजातंत्र की के स्तंभ। तो प्रजातंत्र के स्तंभ देखते हैं। तो देखिए, देखते हैं प्रजातंत्र के स्तंभ। तो प्रजातंत्र के मुख्यतः 3 स्तंभ माने जाते हैं और एक चौथा और माना जाता है जिसको हम प्रेस बोलते हैं। तो मुख्यतः जो 3 है उनमें एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका और एक है प्रेस। ये 4 कुल मिलाकर के स्तंभ है। वैसे एक स्तंभ बहुत सी बुकों में दे रखा है विश्वासघात, यानी कि विश्वासघात करने से बचाता है वो स्तंभ, उसको भी प्रजातंत्र के स्तंभ में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो है वो ये 4 ही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, और प्रेस का कार्य आपको ज्ञात है। ठीक है, तो देखो, विधायिका का जो काम होता है, विधायिका का काम होता है कि कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाने का जो काम होता है वो विधायिका का होता है। ठीक, अब बात आती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू, कानून को लागू कराना। ठीक है, तो कानून को लागू कराने का काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, यह जो है ये कानून की रक्षा करने का कार्य होता है, कानून की रक्षा करना। ठीक है, कानून की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। ठीक, और ये जो प्रेस है, तो प्रेस के द्वारा तो हमें सब जितने भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितनी भी कुछ खबरें चलती हैं, तो उसका पता किसके द्वारा चलता है, किसके माध्यम से चलता है, तो प्रेस के माध्यम से हमको पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको सवाल पूछ लिया था कभी कभी कि कानून को लागू कराना किसका काम है, या कानून की रक्षा कराना किसका कार्य है, या कानून बनाना, या कानून जो बनता है वो कौन बनाता है कानून को। ठीक है, तो उस तरीके से ये जो है वनडे एग्जाम में पूछ लिया था सवाल। तो आपको याद रखना है कि मुख्यतः 3 जो है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र के स्तंभ है। जो विधायिका है, विधायिका काम होता है कानून बनाने का, इसका काम है। ठीक है, जितने भी प्रकार के जो भी कानून बनाते हैं, कानून बनते हैं, वो सब विधायिका बनाती है। कानून को लागू कराना, तो कानून को लागू कराने का काम होता है कार्यपालिका का। और कानून की रक्षा कराना तो वो होता है न्यायपालिका का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, वो कंप्लीट हो चुका है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं कि स्रोत से, जो संविधान के स्रोत हैं, यानी भारत में जितने भी कुछ स्रोत लिए गए हैं तो वो किसी ना किसी देशों से ही लिए गए हैं। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी उसने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, तब जाकर के भारत के लिए एक संविधान तैयार किया। तो कौन सी चीज किस देश के संविधान से ली गई है वो सब जानेंगे। साथ साथ उसमें स्टार्ट करेंगे हम, भाग से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भाग, भाग के अंदर अनुच्छेद, और अनुच्छेद के साथ साथ ही स्रोत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।